हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लासेस। आज की इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री का जो 2024 का यूपी बोर्ड का एग्जाम था उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी वीडियो सीरीज चल रहा है। पहले 4 क्वेश्चन हमने सेपरेट वीडियोस में सॉल्व किए हैं। सभी के लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ नोट किया हुआ है। एक्चुअली 5 क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, पहला पार्ट ये था, कॉपर डज नॉट डिसॉल्व इन HCl रीजन। तो एक्चुअली इसका रीजन आता है रिएक्टिविटी सीरीज से। एक हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है और उसमें आप वहां लिखते हैं, ये सीरीज होती है, ये आपको याद रखनी होती है। ठीक है, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इस सीरीज में ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है ऊपर से नीचे आने पर। मीन्स जो एलिमेंट इस सीरीज में टॉप पर होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। मीन्स ऊपर वाला रिएक्टिव होता है, नीचे वाला उससे कम रिएक्टिव होता है। तो देखो, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। अब देखो यहाँ पे कॉपर का कंपेयर किससे करना है हमको? हमको यहाँ पे कॉपर का कंपेयर करना हाइड्रोजन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखो ऊपर आता है, कॉपर ऊपर आता है। एक्चुअली हाइड्रोजन का प्लेस ऊपर आता है और कॉपर की पोजीशन नीचे है। तो आप इसका ये आंसर लिखेंगे, बिकॉज इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर लाइज बिलो हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड इट कैन नॉट डिसॉल्व इन HCl। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इसका, कैन वी कीप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक। देखो कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन देखो आप, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, हमने एक जिंक का वेसल लिया, कोई हमारे पास कंटेनर, उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया। तो अब देखो, क्या ये जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता? करेगा, यदि ये ज्यादा रिएक्टिव है। अब पोजीशन देखो आप, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर आता है? तो देखो जिंक यहां पर है रिएक्टिविटी सीरीज में, और बल्कि जबकि कॉपर तो नीचे है। तो दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? जिंक ज्यादा रिएक्टिव होगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जो नीचे होगा उसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होगी। तो जिंक इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा जिंक सल्फेट में, कॉपर अलग हट जाएगा। तो जो हमारा मेन पर्पस था वो तो पूरा कहां हुआ? हम चाह रहे थे क्या कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक कंटेनर में रिस्टोर कर लें, हम उसको सेव कर सकें, पर वो कॉपर सल्फेट का तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो, वी कैन नॉट कीप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए वेसल ऑफ जिंक। ठीक है, कॉपी करेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? केमिकल काइनेटिक्स से मैंने अलग से पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है केमिकल काइनेटिक्स की, वीडियो देखना आप जरूर। तो एक्चुअली वहां पर जहां पर हम आर्हीनियस थ्योरी पढ़ते हैं वहां पर इस तरह के डायग्राम आते हैं। एक हम बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व, जिसमें किसी रिएक्शन की प्रोग्रेस दिखाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वहां पूरा डिस्कशन किया था। केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो आप देखना, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ, 14 वीडियोज हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स यानी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर इस तरह का एक बैरियर दिखाते हैं, ये रिएक्टेंट लेवल होता है और फिर ये प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, और इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो देखो एक तो टर्म आती है इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, so minimum amount of energy that is required for a reaction to take place, that is called threshold energy। किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उस रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, उसको बिल्कुल नीचे जीरो से काउंट करते हैं। अब देखो रिएक्टेंट की अपने कुछ एनर्जी होती है। मान लो कोई रिएक्शन ऐसी जो 100 जूल पर कंप्लीट होगी, रैंडमली मान लिया, तो ये 100 जूल तो क्या, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। जब तक ये बैरियर क्रॉस नहीं होगा, जब तक रिएक्शन नहीं होगी। और मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी 25 जूल है, तो अब एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट कितनी है? रिएक्टेंट को कितनी रिक्वायरमेंट है? रिएक्टेंट को 75 की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है किसी रिएक्शन में उसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो डिफाइन आप ऐसे करेंगे, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द एडिशनल डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, द एडिशनल
amount of energy that is required by the reactant molecules. इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, by the reactant, आप पूरा वर्ड लिखेंगे reactant molecules above their own energy. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी से एक्स्ट्रा जितना रिक्वायरमेंट होता है क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, बहुत सिंपल है. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रिएक्टेंट मस्ट एक्वायर इन ऑर्डर टू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर. अब देखो, इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में 3 नंबर में एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है. ठीक है ना, 3 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ था. तो इस न्यूमेरिकल में एक्चुअली हमको क्या दिया हुआ है, हमें 2 रीडिंग दिया हुआ है. एक तो टेम्परेचर देखो यहां पर कितना 700 केल्विन, और एक टेम्परेचर हमें दिया हुआ है कितना 600 केल्विन. दो टेम्परेचर दिए हुए हैं. अब देखो आरएनएस इक्वेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं. एक तो था k इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी. एक्चुअली इसको तब अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन में एक टेम्परेचर दिया होता है, और एक रिजल्ट होता है जब इसका इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स करते हैं. एक फॉर्मूला ये आता है ln k2 बाई k1 इक्वल टू ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2. ठीक है, ये भी आर्हेनियस इक्वेशन है फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स. तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हम आपको इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाएंगे, और यही लगेगा. ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में एक टेम्परेचर तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 टेम्परेचर तो ये वाला अप्लाई करेंगे. केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और उसमें आर्हेनियस इक्वेशन का सेपरेट चैप्टर है. उसमें इन दोनों फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी आपको मिल जाएगा, पूरा डिटेल में डिस्कशन है. ठीक है, आपने क्वेश्चन यहां तक कर लिया है. अब इस स्लाइड पर इसका सेकंड पार्ट हम न्यूमेरिकल करते हैं. ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं. देखेंगे सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल कैसे करेंगे. ये तो पहले पार्ट की डेफिनेशन हुई जो 1 मार्क्स में 1 मार्क्स में क्वेश्चन था. अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, ln k2 बाई k1 ई ए बाई आर, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. करेक्ट है. अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ है 209 किलो जूल पर मोल. ये तो ई ए की वैल्यू है. सो 209 और 1000 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, जूल पर मोल हो जाएगा. अभी उसने किलो जूल पर मोल में दिया था. आर गैस कांस्टेंट आपको पता है पहले से 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है. ठीक है, टेम्परेचर 2 700 माइनस टेम्परेचर 1 600, यूनिट बचेगी केल्विन, डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2. पहला टेम्परेचर 600 केल्विन. ठीक है, और ये इसे T1 मान लेंगे हम, और इसे T2. जो क्वेश्चन पहले लिखा हो T1 है, जो बाद में लिखा है वो T2 है. ऐसे जो पहले रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इसको क्या मान लेंगे हम K1, और K2 हमें फाइंड आउट करना है इंटू 700 K. बस यूनिट चेक कर लेते हैं. देखो केल्विन से केल्विन कट गया, इस केल्विन से केल्विन कट गया, मोल से मोल इनवर्स, जूल से जूल, और राइट हैंड साइड में यूनिट लेस ही आना था, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड तो लॉग लिखा हुआ है ना, लॉग की कोई यूनिट नहीं होता है. ठीक है, तो ये ln k2 बाई k1 का आंसर है. ये मैंने सॉल्व करके देखा हुआ था, इसका आंसर मैं आपको लिखा देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन पूरा करने में. तो k2 बाई k1 में 5.98 समथिंग आ जाता राइट हैंड साइड में. ठीक है, यहाँ पे समथिंग आ जाता, मैं रफली लिख रहा हूँ 5.98 समथिंग. तो फिर जब इसका लॉन हटाएंगे तो यहाँ से k2 बाई k1 क्या, ये ई रेस टू दी पावर में चला जाएगा 5.98. अब k1 इधर आ जाएगा. सो k2 का आंसर होगा ई रेस टू दी पावर 5.98 और इंटू k1. ठीक है, और k1 क्वेश्चन में दिया हुआ था मैं, ई रेस टू दी पावर 5.98 समथिंग, एंड k1 इज 1.6 इंटू 10 रेस टू दी पावर -5 पर सेकेंड. और ये कैलकुलेट करके आप देखना, लगभग 6.36 10 रेस टू दी पावर -3 पर सेकेंड आंसर होता है इसका. ठीक है, आप सॉल्व करके देखना, यही आंसर आता है. करो जल्दी से कॉपी.
तो ये आरएनएस इक्वेशन का क्वेश्चन था। चलिए इसके अगला पार्ट देखते हैं। हाँ, देखो कलर पूछा हुआ है कि सॉल्यूशन कलर होता है, ये कलरलेस होता है। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर आता है ना, डीडी ट्रांजिशन से आता है, डीडी ट्रांजिशन। और ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये, तो ऑक्टाइडल में क्या होता है, ऊपर T2Z होता है और नीचे EZ होता है। ठीक है, ठीक है ना, उसमें नहीं जा रहे। चलो वैसे जो 3/2 जो लिखा था हमने टेट्राडल का था, ऑक्टाइडल में ऐसा होता है। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है, पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप देखो निकल का कॉन्फ़िगरेशन देखो, फर्स्ट पार्ट निकल का कॉन्फ़िगरेशन 28 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये आर्गन और उसके अलावा 3D8 4s2 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जीरो होती है, तो निकल यहाँ पे 2+ स्टेट में होता है, Ni2+ होता है, तो Ni2+ में क्या है 4s के इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आर्गन और 3D8। अब देखो आप चाहो तो इसमें भर दो, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो, या फिर ऐसे दिखा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये कैसा लिगेंड है, वाटर जो होता है H2 एक्चुअली एक वीक लिगेंड होता है, दिस इज ए वीक लिगेंड। और वीक होता है तो स्पिन कैसी होगी, हाई स्पिन होगी। ठीक है ना, हाई स्पिन होगा। ठीक है, और हाई स्पिन होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, और अनपेयर्ड रहेंगे तो डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है। आप इसमें फिलअप करके देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है। और डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल है तो कलर भी आ सकता है, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो जो वापस रिटर्न करता है तो कुछ वेवलेंथ को इमिट करता है, और वो ग्रीन कलर का वेवलेंथ इमिट करता है, तो इसलिए ग्रीन कलर हमको दिखता है। अब इसके सेकंड वाले पार्ट में देखो आप, वहां पे क्या है, वहां एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन तो यही आएगा सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का ही सेकंड पार्ट बिल्कुल यहां तक सेम है, बट वहां पे लिगेंड क्या है, CN। सेकंड पार्ट में लिगेंड चेंज कर दिया है, वो CN है। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट। तो CN एक्चुअली कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो मीन्स कॉम्प्लेक्स बनेगा लो स्पिन। तो लो स्पिन में से सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये पेयर्ड हो जाएंगे। तो इस बार जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा एक्चुअली ये ऐसे आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स 4 पेयर्स में आएंगे, यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन में सी वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएगा, सब पेयर्ड हो जाएगा, कोई डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। सो आंसर आपका टू द पॉइंट होगा, दिस इज ग्रीन बिकॉज इन दिस कॉम्प्लेक्स डीडी ट्रांजिशन आर पॉसिबल। दिस इज कलरलेस बिकॉज इन दिस कॉम्प्लेक्स डीडी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लिखो जल्दी से, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट करेंगे फिर इसका। नोट कर लिया आपने? अब इसी को, हाँ सेकंड पार्ट इसी स्लाइड पे करते हैं। देखो इसमें सेकंड पार्ट में CrNH3 होल 6, तो देखो Cr का एटॉमिक नंबर SCTiVCr 24 होता है, तो ये बनेगा आर्गन 3D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 4s1। Cr यहाँ पर 3+ स्टेट में होगा, 3+ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो 3D कितना बचेगा, 3 बचेगा, और D3 में ऐसा सिस्टम होगा ये। तो क्लियर दिख रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और बिकॉज NH3 कैसा लिगेंड होता है, अमोनिया इज ए वीक लिगेंड, और ये वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, दैट मीन्स हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन में ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, और बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कैसा होगा ये पैरामैग्नेटिक। तो आप ये लिखेंगे बिकॉज NH3 इज ए वीक लिगेंड, देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन अनपेयर्ड, एंड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वी विल हैव पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये हमको पता है, यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता तो डायमैग्नेटिक, और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक। इसमें देखो निकल में Ni का भी देखा था हमने, 28 था, आर्गन 3D8 4s2 था,
फिर एन का यहाँ पे 2 प्लस आएगा, बिकॉज ये Cn-1 होता है, 4-1 उधर जाके प्लस 4-2, एन +2 स्टेट में ही है इसके अंदर, ठीक है ना। एन इज एयर +2 स्टेट, आप चेक कर सकते हैं। x+4 Cn की -1 = -2, तो x का वैल्यू देख लो, 4-2 मीन्स एन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 आएगी। तो +2 फिर से क्या हो जाएगा, आर्गन, और 3d8 आएगा, ठीक है। और इस बार Cn कैसा, Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, पहले वाला पार्ट ही है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पेयर हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स विल रिमेन इन पेयर, नो इलेक्ट्रॉन विल बी अनपेयर्ड, बिकॉज Cn इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड, एंड बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। कॉम्प्लीट करेंगे जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका अगला पार्ट 5 का। हाँ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज और केमिकल इक्वेशन फॉर ग्लूकोज। देखो हम दोनों का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। ग्लूकोज तो एक्चुअली ये होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। पर बेसिकली हमने किसका पूछा हुआ है, फ्रक्टोज का पूछा हुआ है, तो फ्रक्टोज का ऐसा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज। ये तो पहले पार्ट का आंसर जो 1 नंबर में था, ठीक है। फ्रक्टोज ये होता है और ग्लूकोज ये होता है, स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना आप। और फिर इसके बाद हमसे पूछा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, अब देखो उसको कैसे लिख देंगे, CHO ऊपर है, देन CHOH 4 टाइम्स है, ठीक है ना। देखो एक CHOH, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और नीचे क्या है, CH2OH। तो यदि इसको ना HI के साथ लॉन्ग टाइम हीटिंग करते हैं, आप लिख देंगे लॉन्ग टाइम हीटिंग, तो नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है। ये सब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाता है, नॉर्मल हेक्सेन। कब, व्हेन ग्लूकोज इज हीटेड विद HI फॉर लॉन्ग टाइम, हीटिंग किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, यही कंपाउंड, हमें 3 केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है। यदि ऑक्सीडेशन करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, तो एल्डिहाइड ऊपर COH में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सेम रहता है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है और इसको बोलते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। लिखो इतना, पहले एक रिएक्शन और दिखाता हूं फिर जल्दी से। तो पहले हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूले दिखा दिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, उसमें ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे CH2OH है, ठीक है, सही दिखाया हुआ, आप देख लेना। फ्रक्टोज में ऊपर नीचे CH2OH होता है, बीच में CHOH 3 बार होता है, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन HI के साथ, इसके साथ ये है। और एक थर्ड रिएक्शन और, यदि इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम करते हैं HNO3 के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ये ऊपर भी COH, बीच में CHOH 4 टाइम्स, और ये भी COOH हो जाता है, इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। दिस इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड। और यदि इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे ना तो इससे भी सेम बन जाता है, हालांकि हमें ग्लूकोज का दिखाना था तो बस इतना दिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5B कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।
अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे।